नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया उसी सीरीज़ के तहत फिर आपके सामने एक बार हाजिर हैं। सेट नंबर 24 बिहार पुलिस का, इससे पहले बिहार दरोगा का आपका सेट नंबर 52 तक आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। दरोगा का एग्ज़ाम नज़दीक है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आपको पता होगा कि सर पर है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बेहतर प्रोग्राम हम लोगों ने लाया है। तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते जो सेट आपने अभी दिया था। सेट नंबर 24 क्या क्या क्वेश्चन है, कम समय में हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर आंसर दे करके निकल जाए। तो कहानी शुरू करते हैं सेट नंबर 24, ऊंची उड़ान वादा सफलता का, जो कि पता होगा ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से पूरी तरह से आपके लिए लगी हुई है। करंट अफेयर का भी पूरी तरह से आपके लिए कंटेंट बना दिया गया है। बहुत जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे करंट अफेयर का भी कंटेंट लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, रविवार को छुट्टी कब से प्रारंभ हुई, मतलब रविवार की जो छुट्टी है वो कब से प्रारंभ हुई है। 15 जून 1890, 10 जून 1890, 5 जून 1890 या 17 जून 1890। तो 10 जून 1890 से जो है ये प्रारंभ किया गया। ब्रिटिशर ने क्या किया, इसको अप्रूवल दिया। एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने लंबे समय तक आंदोलन किया था। कहा जाता है कि वो मजदूरी के लिए, मजदूरों के लिए आंदोलन लंबे समय तक किए कि उसको एक बेहतर सुविधा मिल सके। और वो व्यक्ति थे नारायण मेघाजी लाखांडे। याद रखिएगा, जो नारायण मेघाजी लोखंडे थे, उन्होंने क्या किया था, लंबे समय तक क्या किया, ये आंदोलन किया, तब जा करके अप्रूवल मिली। और तब से लेकर के 10 जून 1890 से प्रत्येक रविवार को हम छुट्टी के तौर पे मनाते हैं। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको IMA कहते हैं, 93 साल के इतिहास में पहला बार पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो ये पहली जो महिला अधिकारी बनी ये साई जाधव बनी है। ये कहा जाता है पहला ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 93 साल में, क्योंकि ये जो इंडियन मिलिट्री आपको एकेडमी है ये बना कब है, 1932 में ये बना, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये बना है। और वहाँ देहरादून है ना, ये याद रखिएगा, देहरादून में ये जो है पास होकर के ये पहली बार ऐसा साबित की है, ये दिमाग बैठा लीजिएगा। और ये इसकी स्थापना कब हुई है, 1993। ये कितने साल की है, 23 वर्ष की है ये, है ना। किस वर्ष, कितने वर्ष की, 23 वर्ष की है। हाल ही में हांसी जो है वो किस राज्य का 23वां जिला बना है। तो हांसी जो है ये आपको हरियाणा का 23वां जिला है। हिसार से कहा जाता है, हिसार से 26 किलोमीटर की दूरी पर जो है वहीं पर एक जगह जो है हांसी है, जिसको क्या किया गया, नया जिला के तौर पे उसे बनाया गया, जिसमें कहा जाता है 6 थाने जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। और जो नायाब सिंह सैनी है उन्होंने क्या किया, इसकी घोषणा की है। राम सुतार कौन है जिनका 100 साल में अभी निधन हो गया। ये एक पूछ रहा है कि ये जो राम सुतार हैं ये कौन है और इनकी जो अभी हाल में मृत्यु हो गई है। तो ये एक मूर्तिकार है, ये वही मूर्तिकार हैं, जान लीजिए, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते होंगे, इन्होंने ही ये बनाया था। और ये 100 वर्ष के थे। ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र के थे, है ना। 19 फरवरी 2025 को इनका जन्म दिवस है। 19 फरवरी 2025 को, सॉरी 1925 को इनका ये 1925 को इनका जन्म दिवस था। और अभी हाल ही में 2025 में इनकी मृत्यु हुई है। 1999 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और 2016 में पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा जो है एडिशन शुरू किया गया। तो ये जो दूसरा एडिशन शुरू हुआ है ये संयुक्त राज्य अमीरात के साथ, UAE के साथ जो है ये दूसरा जो है शुरू हुआ है। ये 18 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में, 18 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में ये जो है आयोजन किया जा रहा है आबू धाबी में, आबू धाबी। और भारत की तरफ से जो है 45 जवान जो है वो गए हैं, याद रखिएगा, 45 जवान जो है वो भारत की तरफ से गए हैं। ये 18 से 30 दिसंबर के बीच में जो है भारतीय सेना और UAE की सेना जो है ये दोनों करने वाले, जिसमें आपको भारत की जो सेना है और न उसकी सेना है उसके बीच में प्रैक्टिस चलेगा, ताकि और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अपने सेना के क्षेत्र में हम लोग कर सकें। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 16 मई 1925, सॉरी 2025 में, तो ये 50वां जो है ये मनाया गया है। कहा जाता है कि जो सिक्किम की स्थापना है 16 मई 1975 को जो है इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना होने के बाद जो है यह 22वां राज्य भारत का बना था। और ये अभी इसका 50वां राज्य जो है 50वां मनाया गया। और जो मुख्यमंत्री वहाँ के प्रेम सिंह तामांग है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया। लकड़ी से, सोचिए कितना बेहतर डिजाइन किया गया होगा। लकड़ी से निर्मित जो है गुरुद्वारा ये कहाँ है, तो ये पंजाब अमृतसर फजलिका, ये फजलिका पंजाब है, जहाँ पर लकड़ी से ये निर्मित किया गया है।
और श्री नानक निवास जो है इसका नाम रखा गया है। इसकी जो परिकल्पना की थी, यानी ये बनाने का जो परिकल्पना किए थे, वो एक एसएसपी थे, भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह जो थे, उन्होंने ही क्या किया था, इसकी एक तरह से भूपेंद्र सिंह सिद्धू कहिए जो कहिए, उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसकी परिकल्पना किसने किया था, तो भूपेंद्र सिंह जो है उन्होंने ही क्या किया था, इसकी परिकल्पना की थी। और इसका जो वास्तुकला है, मिलता है हवादार गुंबद जैसा। इसका अगर पूछे कि इसका जो वस्तु मतलब वास्तुकला है वो कैसा है, तो ये हवादार गुंबद जैसा जो है इसका वास्तुकला मिलता है। हाल ही में भारत और नहीं, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अधिकार दिवस जो मनाया गया वो 18 दिसंबर को जो है वो मनाया गया। ये 1992 से 18 दिसंबर 1992 से यूएन के मंजूरी के बाद जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए, खास करके जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से खास करके जो पिछड़े हुए उनके लिए एक दिवस के तौर पे जो है इसको स्वीकृति दी गई है। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान योजना 2025-27 के लिए हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये देश हैं आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया। तो ये देश हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ भारत 2025 और 27 के बीच में जो है भारत और अर्जेंटीना ने दोनों मिलकर के क्या किया, एक समझौता शामिल किया, भारत की तरफ से और अर्जेंटीना की तरफ से। यानी अर्जेंटीना के जो आप कहिए राजदूत है ना, राजदूत, और भारत के जो हैं आप कह सकते हैं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, है ना, जो सचिव हैं किसके, तो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव हैं ML जाट। और उधर से जो है कैसिनो, जो राजदूत हैं, राजदूत कैसिनो, इनके जो है दोनों के हस्ताक्षर के बाद जो है ये समझौता किया गया, ताकि कृषि के क्षेत्र में और आधुनिकीकरण और कृषि को और ज़्यादा क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके, प्रौद्योगिकी का उपयोग और ज़्यादा हो सके, इसको लेकर किया गया। हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? तो पिन मुक्त यूपीआई भुगतान जो है ये अमेजन पे ने अभी शुरू किया है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको पे करने के बाद पिन डालना पड़ता है, तो इसमें आपको फ़ोन पे, गूगल पे या कहीं भी आप करेंगे तो उसमें आपको अमेजन पे जो आया है, मतलब सॉरी, किसी को भी आप पे करेंगे तो अमेजन पे के माध्यम से अगर आप करेंगे उसको, तो उसमें आपको जो फिंगरप्रिंट होता है या फेस जो लॉक होता है, बस फेस के माध्यम से और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी यहाँ पर यूपीआई की ज़रूरत जो है वह नहीं होगी। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिस इज द सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो ये हो जाएगा यू एंड मी हो जाएगा ना, यहीं पे आपको यू एंड मी मिल जाएगा। द स्टूडेंट आर द डायलॉग्स स्टूडेंट्स आर दैट देयर डायलॉग्स दे आर रिसर्चिंग, है ना, रिहर्सिंग दैट डायलॉग्स, वो अपने डायलॉग का क्या कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। प्लीज हैव डैश मोर राइस, प्लीज हैव सम मोर राइस, मतलब मोर सम यहाँ पर आ जाएगा। द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट, बैंड जो है वो प्ले होगा किस पे, ऑन रिक्वेस्ट पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। एक्टिव वॉइस, ही was scolded by teachers, the teachers scolded him नहीं होगा, the teachers was scolded नहीं होगा, scolding नहीं होगा, the teachers is scolding him, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपको the teachers scolded him, यानी आंसर आ जाएगा डी। पैसिव वॉइस करना है, the tree provided oxygen, तो इसका आंसर हो जाएगा oxygen is provided by the tree, यानी डी हो जाएगा। a dash disease which is spread contracts, तो contagious जो है ये आपको जो है ना, ये याद रखिएगा, contagious जो है ये इसके अंतर्गत आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? तो जल संधि, दो भूभागों को मिलाने वाले भूमि की संकरी पट्टी। नहीं भैया, जल संधि का मतलब होता है जो दो बड़े यूं समझिए कि क्या बोले, एक तरह से जो जल का भाग है, उस जल के भाग को दो संकरे पंक्ति से जो ये दो बड़े जल भूभाग को जोड़ता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, जल संधि। तो ये गलत हो गया। स्थमस होता है जो दो बड़े जल निकाय, ये उलट दिया गया है, दो भूभाग को जोड़ने वाला स्थमस और दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाला जल संधि, है ना, जैसे आप पाक जल संधि नाम सुने होंगे। तो वो आंसर गलत हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया। और परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग जो है, अनुदैर्ध्य तरंग पी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे तेज माना जाता है और सबसे पहले जो है ये आपको सिस्मोग्राफ पर सबसे पहला यही आता है, सबसे तेज माना जाता है। बाकी पी होता है और फिर एल होता है, जो एल सबसे कहा जाता है कि थोड़ा देर आता है लेकिन ये खतरनाक ज्यादा होता है। जापान जैसे देश में डैश जन्म दर जनसंख्या पिरामिड का आधार है। देखिए जापान में क्या हुआ कि मृत्यु दर बहुत, जन्म दर बहुत कम गया। कहा जाता है कि प्रति हजार
जो जन्म दर मतलब प्रति 1000 जो पहले होता था व्यक्ति या, तो उसकी जो जन्म दर है वो घट करके जो है 6.98 हो गया। सोचिए कितना कम हो गया। तो धीरे धीरे जन्म दर घट गया तो वो निम्न हो गया है। तो ऊपर भी धीरे धीरे क्या होता है, वो संकरा जैसा होते जा रहा है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में जो वन प्रबंधन आया वह एक दृष्टिकोण था, वह किस वर्ष शुरू किया गया? ऐसे दो ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन 1988 इसका आंसर हो जाएगा, जेएफएम। ये उड़ीसा से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, उड़ीसा से, जिसमें कहा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार थोड़ा सा अपना साइड करके जो है वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जो पर्यावरण बचाने वाले जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति ये जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई थी, इसलिए इसका आंसर आप डी बी कर सकते हैं। सरस्वती पुरस्कारों महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो महोत्सव मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22, ये महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है सरस्वती नदी को समर्पित ये एक फेस्टिवल होता है, जो कि 12 दिवसीय फेस्टिवल होता है। और ये 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अल नीनो क्या है? अल नीनो जो है एक कहा जाता है कि गर्म जलधारा है, जो पेरू और इक्वाडोर जो कोस्टल एरिया देखते हैं वहां पर से ये गर्म जलधारा निकलती है और पूरे प्रशांत महासागर को ये गर्म कर देती है, जिसकी वजह से भारत में मानसून कमजोर हो जाता है और बारिश जो है वो आपको कम होता है। और ये अभी ही 25 दिसंबर के आसपास में ये जो है जलधारा वहां से निकलती है। स्थल मंडल कितना मोटा है? स्थल मंडल की मोटाई जो है 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक जो है स्थल की मोटाई है। स्थल लैंड जानते होंगे जिसमें हम लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? तो सूर्य ग्रहण का प्रकार जो है वो खंड छायुक्त जो है ये आपको नहीं है। बाकी वलयाकार, आंशिक, पूर्ण जानते हैं। पूर्ण मतलब पूरी तरह से, आंशिक मतलब थोड़ा सा जो है मतलब सूर्य की किरण आना, और वलयाकार मतलब एक छल्ला जैसा आना, गोला जैसा आना, तो ये सब होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। संसद के 17 वासन यानी संसद का खत्म होना सत्र और नए सत्र का बनाना, इस बीच का जो समय होता है इसको मध्यावकाश कहते हैं। ठीक है, मध्यावकाश कहते हैं। स्थगन मतलब पूरी तरह से उसको रोक दिया जाना। विघटन मतलब मतलब विघटन मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं उसको ये कर देना, अगले सेशन के लिए वो कर दिया जाना। संसद की बैठक का पहला घंटा जो होता है जिसमें प्रश्न पूछने और देने के लिए उत्तर आवंटित किया जाता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं ना। प्रश्नकाल, पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद अब किसी भी मुद्दे पर जो देश की उस समय की तत्कालीन मुद्दे है उस पर सवाल जवाब करने के लिए शून्यकाल होता है, जो कि प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दिमाग बैठा लीजिएगा। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। भैया ये संभव ही नहीं निलंबित किया जा सकना है ना, तो ये निलंबित नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी कैदी की सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में रखा गया? तो ये हो जाएगा आपको जीवन जीने का अधिकार, है ना, क्योंकि कैदी को भी एक अधिकार है कि वो अपने जो संबंधित चीजों है उससे वो बचाव का उपाय कर सके। भारत निम्नलिखित में से कौन से संशोधन 19 के संशोधन किया गया? समान रूप से जमींदारी अनुमूलन कानून या कुछ अन्य जो है अधिनियम के संवैधानिक वैधता को पूरी तरह सुरक्षित करने का प्रावधान शामिल है। पहला संविधान संशोधन साल 1951 में हुआ था और इसी के तहत जो जमींदारी उन्मूलन कानून और भी कई संशोधन किए गए। जैसे इसी के तहत अगर आप चलेंगे तो कई आर्टिकलों में क्या हुआ आपको चेंजेस देखने को मिला, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 174, 87, 176, 341, ऐसे जैसे क्या हुआ अनुच्छेदों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर और फिर आपको उसके बाद मनोज सर लेके चलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आपके साथ अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत रखिए। अगली साल आपकी वर्दी वाली होनी चाहिए, अगली साल आपकी सितारों वाली होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ ऊंची उड़ान आपके साथ लगा हुआ है। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। अगले सेट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग अब 31वें नंबर सवाल की तरफ से आगे बढ़ते हैं, जो इतिहास के आपको पोर्शन देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने टेस्ट को यूं ही अच्छा बनाएंगे। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द करीब है, तो उसमें भी आप लोग बेहतर नंबर ला करके ये सफलता वादा अभियान में आप भी जुड़ेंगे। जो ऊंची उड़ान मुहिम लेके चल रही है उसमें आप भी अच्छा कार्यरत होंगे। सवाल 31वां नंबर कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। स्तूप आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित, क्या यह स्मारक के रूप में बनाया गया है? तो बिल्कुल सही बात है सर। परिभोगिका स्तूप बौद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। आपको बता दें अशोक ने स्तूप का निर्माण ये बौद्ध के शारीरिक अवशेष को या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए किन्हीं चीज़ों के ऊपर रख करके एक अंड टाइप, एक मॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बना करके स्तूप बनाने का कार्य किया है। तो क्या परिभोगिका स्तूप जो है वो बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे? ये भी सही है।
ये भी सही है। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, जी हाँ ये भी सही है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में और भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश, एकदम सही है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1, 2 और 3 तीनों सही है। पूछा ही जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सर तीनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन नृत्य प्राग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए ह्वेनसांग एक चीनी भिक्षु यात्री थे जो ध्रुवसेन नृत्य के सभा में हर्ष की सभा में शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ह्वेनसांग, बी नंबर चीनी भिक्षु यात्री। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उस चोल अभिलेख का नाम बताएं जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा का आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया है। तो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यह हमें उत्तर मयूर अभिलेख में, ठीक है, तमिलनाडु दक्षिण के भाग में हमें देखने को मिलता है। तमिलनाडु का एक भाग माना जाता है कि यहाँ पर जो सभा होती थी वो लॉटरी सभा थी, ठीक है। लॉटरी सभा मतलब क्या होता है कि आप में जो भी होगा वो लॉटरी होगा, लॉटरी के बाद इंसान चुने जाएंगे। तो यही सभा थी और ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र का एक गांव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु का गांव है, वहीं पर हमें एक उत्तरमयूर अभिलेख मिला है और चोल साम्राज्य में जो आयोजन का जो विवरण है इसका हमें इसी अभिलेख में विवरण मिलता है, जहां पता चलता है कि एक लॉटरी सभा थी, ठीक है। लॉटरी सभा हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के समय अपने व्यापार को मुफ्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था, ठीक है। किनने मलाया में आक्रमण किया है, तो ध्यान रखिएगा कि मलाया में आक्रमण करके चीनी इस चीज को बढ़ाने का कार्य करते हैं चोल वंश के द्वारा, ठीक है। तो चीनी के द्वारा जो है वो ये किया जाता है और ये कब होता है, ये हमें जो है वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? गुज्जर प्रतिहार वंश के समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है अरब आक्रमण हो रहा है, अरबों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है और सेना की इनकी क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। और ये जो हमें देखने को मिलता है ये हमें नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है उसकी स्थापना देखने को मिलती है, गुज्जर प्रतिहार वंश की, जब अरब लोग भारत पर आक्रमण कर रहे हैं तभी टाइम, ठीक। तो उसके आंसर क्या होंगे, उसके आंसर होंगे नागभट्ट प्रथम। 36 नंबर के ऊपर बात करते हैं। 36 नंबर, प्लिनी की अष्टाध्याय लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। प्लिनी के द्वारा एक अष्टाध्याय लिखा गया है, वो जो किताब है वो किस पर आधारित है, तो वो संस्कृत व्याकरण के ऊपर आधारित है। सवाल अगर ऐसे ही पूछ दिया जाता कि अष्टाध्यायी लिखने के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लिनी है। तो इस कारण से दोनों तरफ से इसका क्वेश्चन को आप एक बारी प्लीज़ रीड आउट कर लीजिए। आप दोनों साइड से इसको पढ़ सकते हैं कि प्लिनी एक अष्टाध्याय लिख रहे हैं, ये संस्कृत व्याकरण पर लिख रहे हैं और अष्टाध्याय जो लिखा गया है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न के ऊपर, इब्न बतूता भारत में आने पर दिल्ली सल्तनत के किस शासन के काल में आया है? कौन थे तभी टाइम राजा? इब्न बतूता के बारे में आपको इतना जानकारी दे दे कि जब ये भारत आ रहे हैं तो ये मोरक्को से आ रहे हैं भारत, ठीक है। मोरक्को से भारत आ रहे हैं। मोरक्को से भारत आने के साथ साथ दिल्ली सल्तनत ने इनको काजी के पद से भी नवाजा था, ठीक है। इनको न्यायाधीश, इनको काजी का पद मिल गया सर, ये न्यायाधीश के पद पर निर्धारित है। माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो एक बहुत ही अच्छे घर में, एक उलेमा के घर में इनका जन्म होता है। इस कारण से जो इनको इस्लामिक ज्ञान का अच्छा ज्ञान हो गया था, तो ये जन्म लेते हैं और ये भारत आते हैं 1333 से 34 ईस्वी में। और इस समय में यहाँ पे शासन किसका चल रहा है? इस समय में शासन चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अनेक वर्ष तक भटकने के बाद बाबर ने सन कितना में काबुल पर कब्जा कर लिया था? बहुत दिन तक ईरान नूरान सारे क्षेत्र में भागने के बाद फाइनली उन्होंने 1504 ईस्वी में
1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया था और काबुल को अपने अधीन किया था। और आपको बता दें फिर इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 ईस्वी प्रथम पानीपत के युद्ध में हरा करके इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अभी हम लोगों ने जिक्र ऑलरेडी कर लिया है 1504 का, और आपको 1504 साफ तौर पे दिख रहा है कि 1504 कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 39 नंबर सवाल, 39वां नंबर सवाल की तरफ जाते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया, हुमायूं और किनके बीच में था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है, चौसा का युद्ध। प्लीज आपके लिए जरूरी ये है कि इसी युद्ध के बाद जो है शेरशाह सूरी विजय होते हैं और हुमायूं को यहाँ से निर्वासित किया जाता है। ये यहाँ से माइग्रेट करते हैं, ये भाग करके अपने भाई के पास ईरान चले जाते हैं। फिर फाइनली 1540 ईस्वी में ये वहाँ जा कर के शादी करते हैं हुमायूं। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1539 में इस चौसा के युद्ध में विजय कौन होते हैं? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी हुमायूं को मजबूर करते हैं कि आप भारत से भाग के जाइए, और फिर हुमायूं वापस 1555 ईस्वी में आते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? आराम बाग जो है वो उत्तर प्रदेश जिला में हमें देखने को मिलेगा, आराम बाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ एक ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 41वें नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारी के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करने के लिए एक व्यावसायिक संरंग प्रोफेशनल कैडर बनाया था? तो ये कैडर जो है हमें देखने को मिलता है 1786 से लेकर के 93 के बीच में। और जो भी बच्चे का वाइस राय वाला क्लियर होगा, गवर्नर जनरल वाला क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, वो यहाँ से निकल जाएंगे। आपको पता है 1793 में बंगाल वाले क्षेत्र पे स्थायी बंदोबस्त आ रहा है, और वो कराने वाले कौन है? कॉर्नवालिस। और प्रोफेशनल कैडर, ठीक है, प्रोफेशनल कैडर की जो स्थापना है वो भी कॉर्नवालिस के द्वारा की जा रही है। और कॉर्नवालिस का जो शासन काल है आपको ध्यान रखना है 1786 से लेकर के 93 के बीच का रहा है। तो ये जो प्रोफेशनल कैडर जो है वो भी कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस ही इसके राइट आंसर हमें देखने को मिलेंगे। बड़ा ही इजी सवाल है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के किनके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो जेम्स मिल के द्वारा प्रसारित किया गया है। ठीक है, बाकी तो वाइसरा हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल हैं, ये आपको पब्लिशर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सही आप छाट सकते हैं, कैनिंग भी नहीं होंगे, वो तो 57 के क्रांति में नजर आ रहे हैं। डलहौजी आपको पता है हड़प नीति में आ रहे हैं, वारेन हेस्टिंग आपको पता है सहायक संधि में आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे हमारे जेम्स मिल। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? यजुर्वेद की हमें 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हमें 2 देखने को मिलती हैं। तो 2 होंगे वाजपेयी यजुर्वेद। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 2 यजुर्वेद की शाखाएं हमें देखने को मिलती है। कर्मकांड के बारे में विवरण वेदों, और वेद जो है आर्य के द्वारा लिखा गया, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया ग्रंथ है, याद रखिएगा इसे उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पे नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई है? ठीक है, नटराज जो है वो जो हमें हड़प्पा के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा पे मोहर जिसमें नटराज अंकित है, तो हड़प्पा उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा दरगाह और उसके संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? आपको मेल सही नहीं है वो बताना है। जो मेल सही है वो नहीं बताना, जो सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, कोई की पूछा जा रहा है कौन सा मेल सही नहीं है, प्लीज अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कि नीचे से आते हैं शेख मुजाहिद्दीन सिज्जी, ठीक, जो चिश्ती दरगाह के हैं, उनका दरगाह अजमेर में है, एकदम सच बात है। हाजी अली दरगाह जो है वो मुंबई में है, ये भी सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह दिल्ली में है, ये भी सही है। मतलब एक ही गलत है और यही हमारा आंसर होगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो आगरा में नहीं है सर, वो दिल्ली में है। ठीक है, वो कहाँ पर है?
वो दिल्ली में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर से जिसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा ही जा रहा है कौन सा सही मेल नहीं है। तो सही मेल जो है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो आगरा में नहीं सर, वो बल्कि दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बनते हैं? 1756 में अलीवर्दी खां के मरने के बाद जो भी बनेंगे वही 1757 के युद्ध, आपको पता है पलासी का युद्ध 23 जून, कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इसमें कौन बने हैं? अलीवर्दी खां के बाद मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को यह गद्दी मिलता है। इसी में पलासी की युद्ध होती है, जहां मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और पलासी के युद्ध में फतह प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशवाद का मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज व स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच में किसने सामने रखा था? तो ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा इन सारे बातों को रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दादा भाई नेहरूजी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक, अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर आपको पता है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो इस समय में हमें साक्षरता दर मात्र 12% देखने को मिलेगा। और प्लीज़ अपने कॉपी में ये भी लिख लीजिएगा कि 1911 में भारत में साक्षरता दर मात्र 11% था। और इस समय में राष्ट्रवाद का उदय होना और लोगों में देश के प्रति प्यार का आना एक एग्जाम्पल है कि हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत का कोकिला। क्यों? उनकी आवाज, उनके भाषण की शैली से उनको भारत का कोकिला कह के उपाधि सरोजिनी नायडू को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इजी सवाल था कि भारत की कोकिला कह के सरोजिनी नायडू को संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज और उनकी बोलने की जो शैली थी, भाषण की जो शैली थी, इस कारण से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिसने रामचंद्र परमहंस के नाम से जाना जाता है? काली जी के बहुत बड़े भक्त, आपको पता होगा। ठीक है, काली जी के बहुत बड़े भक्त वेस्ट बंगाल, ठीक है, मतलब कि वेस्ट बंगाल में इनकी ये हुई है। और ये कौन है? ये गदाधर चट्टोपाध्याय हमें देखने को मिलेंगे। गदाधर चट्टोपाध्याय ये जो है काली जी के भक्त भी हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनकी जन्मभूमि। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। एफपीओ जो है वो उसका फुल फॉर्म में क्या देखने को मिलता है? उसका फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, एफपीओ का फुल फॉर्म है। 52 नंबर का सवाल, भारत की मौद्रिक नीति किनके द्वारा तैयार की जाती है? वो जो नीति है भारत की मौद्रिक नीति वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। 1935 में इसकी स्थापना की गई है, अप्रैल 1935 में। आपको बार बार हम लोग बता ही चुके हैं, भारत की जो मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये की जाती है। अगला प्रश्न, न्यूनतम राशि क्या है जिसमें रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट मतलब आरटीजीएस के माध्यम से प्रेरित किया जाता है? ये सवाल हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। 2 लाख कम से कम रहेगा तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, बैंक से आपको आरटीजीएस करना होता है। उसकी न्यूनतम राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, गुट निरपेक्ष आपको पता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष के बारे में सवाल है कि सबसे पहला जो गुट निरपेक्ष हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हमें बेलग्रेड में देखने को मिलता है। ठीक है, बेलग्रेड इसका राइट आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी उधारकर्तियों को परस्पर मतलब कोलेट्रल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है? कोलेट्रल आपको पता है कि कभी भी आप ऋण लेने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ पैसे वहाँ पर या कुछ आपको रखनी पड़ती है। तो वो जो रखने के लिए जो दिया जाता है तो उसमें क्या होगा? तो वो जो होती है स्वयं सहायता समूह है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हुई नजर आई है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वयं सहायता समूह। विश्व टीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और टीवी को ख़त्म करने की भी बात सरकार के द्वारा की गई है कि हम लोग 2030 तक आते आते टीवी मुक्त मतलब टीवी से मुक्त ये देश हो जाएगा। ये जो हम लोग कब मनाते हैं? ये हम लोग 24 मार्च
को टीबी मुक्त देश हम लोग मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। टीबी दिवस जो है हमें विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनता हुआ नजर आता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 57वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि खराब मुद्रा अच्छे को बाहर करता है। ये ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा जो है वो बाहर करता है। ठीक है, अब हिंदी के प्रश्न की तरफ आते हैं। हिंदी का जो प्रश्न है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। ये अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि घर से लौटा हुआ लड़का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपादान का उदाहरण है, अपादान कारक होगा। यह मेरा मकान है, ये एकदम प्रूफ कर रहे हैं, ये एकदम सच्चाई है कि ये मेरा मकान है। ये निश्चयवाचक है, निश्चय है वो इंसान की यह मेरा मकान है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है निश्चयवाचक का एग्जाम्पल है। 60 नंबर का सवाल बड़ा इजी है। 60 नंबर सवाल ये कहता है क्या कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। सिंपल है, यहाँ 50 लिखा हुआ है तो ये संख्यावाचक का उदाहरण है। ठीक है, संख्यावाचक। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। परिणाम बोधक का उदाहरण। संख्यावाचक हो नहीं सकते हैं, सार्वनायिक गुणवाचक नहीं। ये परिणाम बोधक बहुत मात्रा को संबोधित कर रहा है, तो परिणामवाचक का उदाहरण है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ये कूल में कूल के आगे प्रति शब्द जुड़ने के बाद बन रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति इसका राइट आंसर होगा। अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। अनचाहा शब्द में अन जो है वो निहित उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। पा जो है बुढ़ापा का उपसर्ग है, प्रत्यय है, पीछे में जुड़ा है। बूढ़ा के पीछे में पा जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पा इसका निहित उपसर्ग देखने को मिलता है। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, न्यून शब्द को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए न्यून शब्द का जो संधि विच्छेद है नी प्लस ऊन होता है। अध्यापक अध्यापिका शब्द में कौन सा समान है। ये द्वैध समास हमें देखने को मिलती है। अध्यापक अध्यापिका माता पिता। ठीक है, तो ये जो एक होता है हमें द्वैध समास देखने को मिलेगा। चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या है, वो कर्मधारय समास है, ध्यान रखिए। ठीक है, चरण कमल जो है वो कर्मधारय समास है। आगे के जो प्रश्न है वो आपको मुख्य मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। मनोज सर के साथ आप इंग्लिश मतलब कि साइंस के सारे पोर्शन को लेकर के चलेंगे। उम्मीद है कि आप यूं ही अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और तेज सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे और एग्जाम में बहुत ही बेहतर अंक ला करके ऊंची उड़ान के मान को आप रखेंगे और साथ ही साथ आप एक ऊंचाई तक भी पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं बिहार कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसमें अभी हम लोग साइंस कवर करेंगे, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 68 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। पानी, जो पानी को तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, तो ये हो जाता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है, तो जो पानी में अगर किसी वस्तु को डुबाते हैं तो जो ऊपर की तरह वस्तु को धकेलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। मांसपेशीय बल क्या होता है, तो हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए मांसपेशीय बल का प्रयोग करते हैं। घर्षण बल जिस वस्तु का द्रव्यमान भार जितना अधिक होता है और सतह पे भी एक तरह से निर्भर करता है, वस्तु का सतह किस प्रकार का है उसी प्रकार से घर्षण बल लगेगा। चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। फिर बात करें तो 1800 में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो कितना घुमा दिया है, हालांकि डायरेक्ट पूछ लेता कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो पावर बैटरी का आविष्कार जो किए थे वो थे अलेसेंड्रो बोल्टा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी। वहीं हेनरी की बात कर दे, हेनरी तो रेडियोधर्मिता का नाम हेनरी से जुड़ा हुआ है और ये तो बायो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। लुइगी गलवानी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो खास करके हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जो एडविन हब्बल हैं इनका नाम जुड़ा हुआ है
बिग बैंग सिद्धांत से, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत से। इसमें बताया गया है कि जो गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था ना, इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हालांकि इन्होंने नहीं दिया था, वो दिया था कौन, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप लोग को कमेंट में बताना है और ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है। ओके, भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत रखा जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित कर देता है। ये कह क्या रहा है कि कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, जब उसमें से प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश की किरणें टूट जाती हैं, ठीक है, बिखर जाती हैं, एक तरह से टूटी हुई प्रतीत होती हैं। वो उसी ये किस सिद्धांत पे, किस प्रभाव से संबंधित है, तो ये संबंधित है जीमेन प्रभाव से, ठीक है, जीमेन प्रभाव से ये संबंधित है। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, आइंस्टीन का, ठीक है, आइंस्टीन ने एक सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और एक विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम लोग जुड़वा विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन आइंस्टीन या आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, इन्होंने ही दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, उसी को हम लोग जुड़वा विरोधाभास कहते हैं। यांत्रिकी निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो घटते क्रम में यानी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में इन्हें सजाना है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आ जाता है, तो पोटेशियम तो नहीं है तो सोडियम है, तो दो में और दो ऑप्शन में सोडियम दिया हुआ। उसके बाद क्या, लोहा या चांदी, तो चांदी बाद में आएगा, लोहा उससे पहले आएगा, ठीक है, तो लोहा आ जाएगा, फिर चांदी, फिर सोना। सोना एक तरह से इन चारों में सबसे कम क्रियाशील है, अक्सर देखिएगा वैसे मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कार्बन, क्रोमियम और निकेल का प्रयोग होता है। कार्बन का प्रयोग होता है, निकेल का प्रयोग होता है, क्रोमियम का प्रयोग होता है, लेकिन सल्फर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील में जो कार्बन का प्रयोग होता है वो कठोरता प्रदान करने के लिए होता है, कठोरता प्रदान करता है, और वहीं निकेल जो होता है ये चमक प्रदान करता है, चमक या प्रतिरोधकता भी एक तरह से बात कर लें। और क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम किस लिए, तो जंग वगैरह न लगे इसलिए, जंग रोधी के लिए क्रोमियम का प्रयोग होता है। पायरोलुसाइड एक अयस्क है, पायरोलुसाइड किसका एक अयस्क है ये आप लोग बताइए। तो पायरोलुसाइड ये अयस्क हो जाता है किसका, तो मैग्नीज का, ठीक है, ये मैग्नीज का अयस्क हो जाता है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, हालांकि यूरेनियमाइट ऐसे करके यूरेनियम भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन C2H5Cl सूत्र के साथ एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़े के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, तो जो होता है पैराडिक्लोरोबेंजीन है, जो कीट पतंग जो खास करके कपड़ों में फंस जाते हैं, कपड़ों में रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वे यौगिक जिनमें केवल द्वि कार्बन आबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो ये द्वि आबंध वाले, तो जो डायनेस होते हैं ये द्वि आबंध हैं, ठीक है। और ये बाकी हालांकि ये दोनों देखिएगा तो ये दोनों त्रि आबंध हैं, त्रि आबंध, क्योंकि इसमें एल्काइन फार्मूला मिक्स है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें भी एल्काइन वाला है, इसमें भी ट्राई एल्काइन और डाई एल्काइन दोनों इसमें मौजूद हैं, तो ये त्रि आबंध है, लेकिन डायनेस जो है वे द्वि कार्बन आबंध हैं। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, क्रमांक जो होता है वो होता है 22, और वहीं इसका द्रव्यमान की अगर बात कर लें तो द्रव्यमान कितना होता है, तो जो द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 48 यानी 47.78 होता है, ठीक है, 47.78 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, 78 के बाद आ गया 79 नंबर क्या कह रहे हैं, तो कौन सा समूह आवर्त सारणी के दाएं से दूसरे, तो आवर्त सारणी के 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, तो 18वां से ये दायां हो गया,
दायां 18वां नंबर का हो गया, इससे एक पहले 17 आएगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कौन सा समूह आवर्त सारणी के दाएं से दूसरे स्तंभ पर है और इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन मौजूद होता है। तो ये हो जाता है समूह 17, जिसे हम लोग हैलोजन समूह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हैलोजन समूह के नाम से भी समूह 17 को जानते हैं। फिर बात कर लें हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है, या कहें सूर्य में नाभिकीय संलयन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम भी इसी से संबंधित है। और सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो भी यही है, नाभिकीय संलयन। ओके, इसमें 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ओके, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में प्रयोग होता है, परमाणु रिएक्टर में प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है। फिर हम लोग बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही है। ठीक है, ये भी इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखें, लेकिन वहाँ पे धातुआं अलग थी और यहाँ पे अलग हैं। यहाँ पे क्या है, तो अभिक्रियाशीलता क्रम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही है। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, लेकिन सबको लगता है कि सोडियम है, लेकिन सोडियम नहीं है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मांसाहारी होते हैं। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक मांसाहारी पौधा है। अपनी नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। अब देख लेते हैं जीव विज्ञान की भाषा में डॉट डॉट 2 जीवों के बीच एक संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को अप्रभावित रहता है ना। मतलब एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को लाभ नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो सहभोजित्व। जैसे क्या, एक बड़ा सा पेड़ बरगद है ना, बरगद के शाखाओं पे ही एक छोटा सा किसी अन्य पेड़ उग जाता है ना, या कोई और भी जैसे लती उस पर उग जाती है, तो उस ना ही उस पौधे को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों जी रहे हैं, यानी कि सहभोजित्व ये आ जाता है। असहभोजित्व में क्या होता है ना, तो एक को नुकसान होता है, नुकसान, और दूसरे को कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि हम चल रहे हैं, हमसे चींटी दब के मर गई या कोई कीटाणु मर गया, तो उसका तो नुकसान हुआ, उसमें हमारा कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो एक तरह से क्या है, ये असहभोजिता हो जाता है। और वहीं अन्योन्याश्रित जो है, ये दोनों का फायदा होता है ना, दोनों का, जिसमें एक जैसे कि क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि कोई फसल है, ठीक है, फसल, उसमें पक्षी आ जाती हैं तो एक तरह से फसलों को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब दूसरे तौर पे वो कीड़ों को खाती हैं तो उनको भी फायदा हो जाता है, यानी दोनों को एक तरह से फायदा हो जाता है। तीसरा हो जाता है क्या, परजीविता। परजीविता में क्या होता है, एक को नुकसान होता है, नुकसान, और दूसरे को फायदा होता है, फायदा। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है या जो जू होता है, जू ही मान लीजिए, हमें काटता है, हमारा खून चूसता है, तो उसको तो फायदा है, लेकिन हमारा खून चूस रहा है तो हमें नुकसान है उससे। तो इस तरह से इन्हें परजीवी कहेंगे। दोनों का लाभ हो तो उसे अन्योन्याश्रयवाद कहेंगे, एक का लाभ एक का नुकसान हो तो परजीविता कहेंगे, और एक का नुकसान हो और एक का न लाभ ना नुकसान कुछ भी ना हो तो उसे असहभोजिता कहेंगे, और एक का लाभ हो और दूसरे का न लाभ ही हो न हानि हो तो उसे सहभोजित्व कहेंगे। और यहाँ पे वही तो दिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव अप्रभावित रहता है, तो अप्रभावित इसी में रहता है, सहभोजित्व में। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो डॉट डॉट जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है। क्या उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हर्पेटोलॉजी। छिपकली, मगरमच्छ या मेंढक सब इसी में आ जाते हैं, हर्पेटोलॉजी। इथोलॉजी ये तो पशु व्यवहार का अध्ययन है। मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन है, स्तनधारी जो होते हैं। और मॉर्फोलॉजी तो हालांकि ये मेडिकल से संबंधित है। जीव विज्ञान कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए।
जीवाणु कोशिका की सबसे लंबा भाग जो होता है वो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान की, निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान करना है, तो फोमाइट कौन सा हो जाता है, जो कांच होता है वो फोमाइट हो जाता है। किस वनस्पति विज्ञानी को पादप वर्गीकरण की सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय जाता है, तो उस श्रेय किसको जाता है, तो जो हुकर साहब थे, हुकर साहब, ठीक है, पादप वर्गीकरण, ठीक है, बहु पादप वर्गीकरण हालांकि इन्होंने ही दिया था, जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, इनका ही नाम उससे जुड़ा हुआ है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका, हैजे का टीका की खोज किया था, ठीक है, हैजे का, यहाँ पे हैजा का टीका दिया है, तो जैमे फेरॉन जो थे, जैमे फेरॉन, इन्होंने हैजा का टीका खोजा था। एडवर्ड जेनर ने हालांकि चेचक का टीका, चेचक जो होता है, चेचक, इसके टीके की खोज की थी। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका, जो पोलियो का टीका होता है इसकी खोज की थी, पोलियो का टीका। और लियोनस कालमेट ये बीसीजी, बीसीजी यानी टीबी बैक्टीरिया जो होता है, टीबी के लिए जो टीके की खोज की थी इन्होंने ही किया था, हालांकि दो आदमी ने मिलकर किया था, एक तो खालमेट और एक ग्यूरिन, उन्हीं के नाम पे ही नाम पड़ा है बीसीजी, यानी बैसिलस, बैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। और खोज जिन्होंने किया था कालमेट, तो कालमेट सी हो जाता है और ग्यूरिन जी हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बीसीजी कहते हैं, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो कालमेट और ग्यूरिन दोनों तो साइंटिस्ट का नाम है और बैसिलस बैक्टीरिया का नाम है। अब देख लेते हैं निम्न में से किसने सुझाया था कि जीव अवश्य ही सरल अकार्बनिक परमाणुओं से विकसित हुआ है, ये सबसे पहले किसने सुझाया था, तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था थोड़ा घुमा के, तो जेबीएस हॉल्डेन, जेबीएस हॉल्डेन ने इस पर बहुत शोध कार्य किया था, ठीक है, और उन्होंने बताया कि जब जीव का प्रारंभिक अवस्था में निर्माण हो रहा था ना, तो उस समय अकार्बनिक पदार्थ और साधारण कार्बनिक पदार्थ, इन लोगों का लंबे सालों तक रासायनिक प्रक्रिया चला, उसके बाद धरती पे एक सूक्ष्म जीव आया, ओके, तो ये जेबीएस हॉल्डेन ने ये सिद्धांत दिया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, तो अभी बताए हैं एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने चेचक के टीके की खोज थी। लुई पास्चर ने, हालांकि पाश्चुराइजेशन के टीके, पाश्चुराइजेशन की भी खोज की थी, और अन्य भी टीके ये कहा था लुई पास्चर, जैसे कि पाश्चुराइजेशन हो गया, और एक और अभी हमको कंफ्यूज थोड़ा याद नहीं आ रहा, बाद में हम लोग उस टीके का क्या नाम है, उस पाश्चुराइजेशन के साथ एक और टीका खोज किया था, ठीक है, शायद टीबी ही है, लुईस पास्चर, खैर छोड़िए इसको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और जॉन हंटर का नाम तो इसमें जुड़ा ही नहीं है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अपलोड तो है ही, साइबर स्पेस है ही, मोडेम है ही, लेकिन प्रकाश भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, ये फिजिक्स से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या कार्य होता है, तो जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, तो जो असेंबली भाषा होती है उसको यांत्रिक भाषा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है वो असेंबलर ही करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, दिया है एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, पहला नहीं दूसरा से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करता है, 18 सेकेंड में, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी ना, ट्रेन की लंबाई, तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है शुरू से लेके लास्ट तक जितने समय में प्रवेश पार की होगी वो दर्शा देगा लंबाई, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से ट्रेन गुजर रहा है, गुजरते गुजरते जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पिछला वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से हम क्या कैसे लिख सकते हैं, यल यानी ट्रेन की लंबाई बराबर, यहाँ पे क्या दिया है 18 सेकेंड दिया है, और किस स्पीड से जा रहा है वो नहीं दिया हुआ, तो स्पीड को हम लोग मान लेते हैं u,
और ये तो सेकेंड में दिया है तो 5/18 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको 18 कर लेंगे। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरे में क्या करा, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकेंड में 224 नंबर प्लेटफार्म को, तो लंबाई हमें रेलगाड़ी का नहीं पता है, प्लेटफार्म का पता है, तो दोनों को कभी भी जोड़ते ही हैं हम लोग। अब बटे स्पीड नहीं पता है तो स्पीड को हम लोग यू कर लेते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की गति ही तो हालांकि निकालना है, जो यू है, यू यही तो हमको निकालना है जो पता नहीं है। और समय जो लगता है वो लगता है 24 मिनट 24 सेकेंड, है ना। अब देखो यल का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, इस यल के जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना 18 यू प्लस 240 बराबर 24 यू, है ना, 24 यू जो गति है, मीटर प्रति सेकेंड में है ये गति। अब देखो 18 इधर जब लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 24 में से 18 माइनस कर दिए, 18 यू तो कितना बचा 6 यू, और इधर 240 बचा, तो 6 से 240 कितने बार में कटेगा, 6 चौको 24, 40 बार में, तो यू यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 मीटर प्रति सेकेंड को 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो ये 5/40, 18/144, तो 144 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाता है, ठीक है, 144 किलोमीटर प्रति हावर्स। और ऑप्शन किस में है, तो सी में हो जाता है, ऑप्शन सी में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात से पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल इतना धनराशि का निवेशित की गई है तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा क्या होगा। गिरी का हिस्सा, टोटल धन कितना है 1728, ठीक है, और गिरी का हिस्सा 5 है और वहीं कमल का हिस्सा 7 है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 12 हिस्सा। हमें निकालना किसका है, कमल गिरी का जो 5 है। अब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 12 कम में 12, 12 48, 12 चौक 48, 144 बार में, और 144 बचे कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है, 720, जो ऑप्शन बी में आ जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, है ना, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों का कुल प्राप्तांकों का औसत 13 हो गया हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। एलिगेशन मेथड यहाँ पे प्रयोग आएगा, ठीक है, एलिगेशन मेथड। अब बॉयज देखो, किसी परीक्षा में छात्रों का जो प्राप्तांक है, बॉयज ये हो गया, ये गर्ल्स हो गया। बॉयज का प्राप्तांक औसत कितना है 12 है, और लड़कियों का, ठीक है, छात्राओं का 14 है, और संयुक्त रूप से 13.1 है। अब एलिगेशन मेथड का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, है ना, तो 12, ठीक है, 12 और 13.1 में से 12 जाए तो 1.1 आ जाएगा, और ये 14 में से 13.1 घटाएंगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो छात्रों की संख्या तो दिया हुआ है, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या बॉयज तो यही है ना, बॉयज तो यही हो वाला हो गया, तो यानी कि 9, 0.9 बराबर 9 है, यानी कि दशमलव यहाँ भी हट जा रहा है तो यहाँ भी हट जाएगा, यानी लड़के जब 9 हैं तो लड़के 9 हैं तो लड़कियाँ 11 हो जाएंगी, है ना। तो दोनों का कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो 9 + 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर, है ना, थोड़ा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। यक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। चलिए इसके लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। देखो, यक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है, तो यक्स की आयु का 2 गुना, तो उसे हम लोग 2x लिख लेते हैं, और y के आयु का 3 गुना से 9 वर्ष कम है ना। ऐसा ही सिंपल समीकरण ये पहला बन गया। इसको हम लोग इधर ला लेते हैं 3y को, 2x - 3y = कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, है ना। अब दूसरे पे आते हैं। वर्तमान में यक्स के पिता p की आयु
यक्स से दुगुना है, यानी कि यक्स के पिता है p और उनकी आयु यक्स से दुगुना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p बराबर कितना 2x, है ना। अब देख लेते हैं y की आयु, उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। अब देखो y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है, यानी कि y की आयु क्या हो जाएगा q-9 हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना। 9 को इधर भी ला सकते हैं, है कि नहीं, 9 को इधर भी ला सकते हैं। तो हम लोग इसे कैसे लिख लेंगे, q बराबर y प्लस 9 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ये 3 समीकरण यहाँ पे बन के रेडी हो गए 3 समीकरण को याद रखना। अब देखो यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, अब मान लेते हैं p की आयु जो है वो q से 20 वर्ष अधिक है ना, अधिक है। तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, y की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये 3 समीकरण हम लोग बनाए, यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी समीकरण बन गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इन सब का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो p बराबर क्या है 2x दिया हुआ है, यहाँ पे p बराबर हम लोग 2x लिख सकते हैं, है ना। इक्वल टू q का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है y प्लस 9, है ना। q बराबर y प्लस 9 है, तो यहाँ पे y प्लस 9 लिख सकते हैं और प्लस 20 तो दिया ही है कि नहीं। अब क्या हो गया, ये एक अलग समीकरण बन गया, ये 2x y को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस y बराबर इधर हो जाएगा 29। तो 2x माइनस y बराबर 29 ये है। और एक समीकरण जो शुरू में बना था, इन लोग को हटा देते हैं, अब इन लोग का कोई काम नहीं है, यहीं तक इसका काम था। एक समीकरण बना था 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9, और यहाँ एक समीकरण बन के हैं 2x माइनस y इक्वल टू 29। अब एक में से बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ये बड़ा है और वो छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। पहले क्या करेंगे 2x माइनस, ध्यान देना 2x माइनस 9 ये सब हटा देते हैं, अब इन लोग का कोई काम नहीं है ना। 2x माइनस y, अब ये घटा देंगे, माइनस 2x माइनस 3y हो गया बराबर 29 में से क्या घटा देंगे माइनस 9 हो गया। अब देखो यहाँ घटाते हैं 2x माइनस y हो गया, और ये इधर जाएगा कोष्टक में, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 3y हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा 29 माइनस 9 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 38, है ना। 29 9 38 हो जाएगा। 2x से 2x खत्म, माइनस y, और यहाँ पे दिया है प्लस 3y, तो माइनस y प्लस 3y में से कम करेंगे तो यहाँ आ गया 2y, हुआ कि नहीं, और यहाँ आ गया 38 आ गया। अब 2y से 38 कटा 19 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल के आया 19 निकल के आया ना, y का वैल्यू 19 निकल के आया, जो हमारा ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात 32 है, यहाँ पे 32 नहीं है 3.2 है, ठीक है 3.2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5 संबंधी 2 हो गया। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। अब देखो जब महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3 संबंधी 2 था, ठीक है 3 संबंधी मान लेते हैं, पहले 3x और 2x था, 300 महिलाएं और शामिल हो गई। 300 जब महिलाएं जब शामिल हुई तो अब क्या हो गया, रेशियो आ गया 5/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6x बटे 3 दूनी 600 प्लस 600, ठीक है 600 बराबर 5 दूनी 10x। अब 6x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x बचेगा, 4x बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। तो 4 से ये कितनी बार में कटेगा 150 बार में, तो x का वैल्यू आया 150। और यहाँ क्या पूछ रहा है, अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितना है, तो अब क्लब 150 से 5 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अब तो यही है ना, तो 150 गुणे 5 बराबर 15 × 5 = 75, 750
आंसर आ जाएगा 750 आंसर। आगे देख लेते हैं 98 नंबर क्या कह रहा है। तो एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा निवेश करता है। ठीक है, पी क्यू और आर यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा, तो सबसे ज़्यादा आर का हो गया, क्यू आर से आधा। आर का यदि 100 मानते हैं तो क्यू का हो जाएगा 50, और यहाँ पे दिया है पी क्यू से आधा, क्यू से आधा पी, तो ये हो जाएगा 25। अब देखो 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा। इसी रेशियो में हम बांट देंगे, इसी रेशियो में 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 60, 25 चौको 100। ठीक है, 1, 2 और 4 के रेशियो में उस पैसे को बांट देना है। टोटल है 7000 और इनको ऐड करने पे आ रहा है 7 ही, 4 2 6 1 7, और सबसे बड़ा हिस्सा 4 है, तो 4000 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4000 आंसर हमारा आ जाएगा। रेशियो तो आता ही होगा, है ना। जैसे देख लो 7000 बटे चारों को जोड़ेंगे तो 7, और सबसे बड़ा हिस्सा किसका, आर का, और आर का ही पूछ रहा है वहाँ पे, आर का हिस्सा क्या होगा, तो गुणे 4, 7 से 7 कट गया और ये 4000 हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन डी सही हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 99। थोड़ा यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन तो दिख रहा है। एक व्यक्ति को 1 घंटा में 8 किलोमीटर दूरी करनी है। कोई व्यक्ति है 1 घंटा में 8 किलोमीटर दूरी तय करना है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय कर पाया तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय पर अपने स्थान पे पहुंच जाए, है ना। तो अब देखो 1 घंटा में 8 किलोमीटर तय करना है, लेकिन वो 1/3 समय में, ठीक है, 1/3 समय में 1/4 दूरी तय कर पाया। 1/4 यानी 8 का 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो 4 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर 1/3 समय में, 1/3 यानी 20 मिनट में मात्र 2 किलोमीटर चला है। अब देखो उसके पास समय बचा है कितना, 2/3, और उसको दूरी तय जो करनी है ना, वो करनी है कितना, 6 किलोमीटर। अब किस रेशियो से चलेगा, तो यही सॉल्व हो जाएगा। 6 गुणे 3/2 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 3 9, 9 km PH के हिसाब से, प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, तब जाके वो अपने समय पे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 10 प्रेक्षकों का औसत 64 है। ठीक है, 10 प्रेक्षकों का औसत 64 है, और बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षक को त्रुटिवश 142 के स्थान पे 42 पढ़ा गया है। सही औसत ज्ञात करना है, मतलब 142 के स्थान पे 42 पढ़ लिया था, यानी 100 की त्रुटि हो गई, 100 की। तो 10 ही प्रेक्षक हैं, 10 प्रेक्षक में 100 बांटना हो, एक को कितना मिलेगा, 10 गो मिलेगा। तो यानी पहले 46 औसत था और 10 गो और ही मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, 56 हो गया। कॉमन सेंस की बात है, 56 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 56 आंसर आ गया, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।